Hello everyone, how are you all? Once again, welcome to my YouTube channel Target Beer. Guys, आज हम डिस्कस करने वाले हैं ब्लूम्स टेक्सोनॉमी के बारे में। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। बीएड के एग्ज़ाम्स में अक्सर पूछा जाता है ब्लूम्स टेक्सोनॉमी और ज़्यादातर 16 मार्क्स में ही आता है। थोड़ा सा लेंथी है बिकॉज इसमें हम 3 डोमेन्स डिस्कस करते हैं, कॉग्निटिव, इफेक्टिव और साइकोमोटर डोमेन्स। तो आज हम इन तीनों को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले ब्लूम्स टेक्सोनॉमी इज़ टेक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स फेमिलियरली नोन एज ब्लूम्स टेक्सोनॉमी। ठीक है, ज़्यादातर तो हम इसको ब्लूम्स टेक्सोनॉमी के नाम से ही जानते हैं, बट इट इज़ ऑल्सो नॉन एज टेक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, ये दी गई थी 1956 में बाय बेंजामिन ब्लूम, एन एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट एट द यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो। ठीक है, ये कुछ जनरल सी बात हो गई। Bloom's taxonomy is a set of 3 hierarchical models used to classify educational learning objectives. अच्छा, Bloom's taxonomy है क्या? बेसिकली इन्होंने 3 hierarchical models दिए थे। 3 मॉडल्स दिए थे ऑफ लर्निंग। पहला था कॉग्निटिव, दूसरा था अफेक्टिव और तीसरा था साइकोमोटर डोमेन्स। ठीक है, तो जो कॉग्निटिव था वो आपके ब्रेन से रिलेटेड था। इफेक्टिव जो था वो आपका इमोशन से रिलेटेड था और साइकोमोटर जो था आपका दिमाग और आप कैसे काम करते हैं, आपके मोटर स्किल्स कैसे हैं, उन दोनों को कंबाइन करके बनाया गया था। तो ब्लूम ने कॉग्निटिव और इफेक्टिव के जो थे वो उन दोनों मॉडल्स के उन्होंने हायरार्की दी थी। साइकोमोटर डोमेन की हायरार्की ब्लूम ने नहीं दी थी। ठीक है, यूजुअली आपको इतना डिटेल में कहीं वीडियो मिलेगा नहीं, इसलिए मैंने आपके छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमारे रह जाते हैं, जो हमें समझ नहीं आते हैं। ठीक है, आगे पढ़ेंगे तो आपको और डिटेल में क्लियर हो जाएगा। अभी 2 तरह के कॉग्निटिव डोमेन्स आपको देखने को मिलेंगे। एक जो है ब्लूम ने दिया था 1954 में, ठीक है, 1956 में सॉरी। उसके बाद रिवाइज़ की गई थी ब्लूम्स टेक्सोनॉमी। रिवाइज़ में कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। आप देखेंगे नॉलेज मैंने यहाँ पे दिया हुआ है। ब्लूम्स टेक्सोनॉमी में सबसे नीचे लेवल पे जो आता है हायरार्किकल मॉडल में नॉलेज है, उसके बाद कॉम्प्रीहेंशन, फिर एप्लीकेशन, फिर एनालिसिस, फिर सिंथेसिस और फिर एवोल्यूशन। ठीक है, जब रिवाइज करके बनाई गई थी, कभी कभी क्या होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में रिवाइज ब्लूम्स टेक्सोनॉमी पूछ ली जाती है और हम वही पुराने के हिसाब से टिक करके आ जाते हैं। बट ध्यान में रखना है कौन सा पूछा गया है, पहले वाला या रिवाइज्ड। तो रिवाइज्ड में क्या है, नॉलेज को चेंज करके बदल दिया गया था रिमेंबरिंग। ऑलमोस्ट सेम ही है आप देखेंगे तो। कॉम्प्रीहेंशन अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन अप्लाइंग, एनालिसिस एनालाइजिंग, सिंथेसिस चला गया था। सिंथेसिस क्या है, इट्स ऑल्सो काइंड ऑफ क्रिएशन, कि हम कुछ सिंथेसिस कर रहे हैं, कुछ बना रहे हैं, कुछ क्रिएट कर रहे हैं। तो जो रिवाइज की गई थी टेक्सोनॉमी उसमें क्रिएशन सबसे ऊपर कर दिया गया था और एवोल्यूशन क्रिएशन से पहले था। ठीक है, जो ऊपर के 2 आपके मॉडल्स हैं सिंथेसिस और एवोल्यूशन, इन दोनों को इंटरचेंज कर दिया गया था। एवोल्यूशन आ गया था आपका क्रिएशन के नीचे और क्रिएशन सबसे ऊपर चला गया था। ठीक है, ये ही एक बेसिक सा डिफरेंस है पहले वाली टेक्सोनॉमी में और रिवाइज टेक्सोनॉमी में। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं, डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे नीचे जो नॉलेज है, नॉलेज क्या है, जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं कोई भी कॉन्सेप्ट अगर हम बच्चों को पढ़ाने जा रहे हैं, मान लो फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ा रहे हैं या ग्रेविटी के बारे में पढ़ा रहे हैं या मैथ की कोई थ्योरम पढ़ा रहे हैं, तो हम बच्चों को सबसे पहले उस चीज़ का फॉर्मूला बता देंगे, एक इंट्रोडक्शन दे देंगे कि हम करने क्या जा रहे हैं। फोटोसिंथेसिस पढ़ने जा रहे हैं तो फोटोसिंथेसिस का एक डेफिनेशन बच्चों को बता देंगे। अभी क्या है, बच्चे सुन करके या ब्लैक बोर्ड से देख करके उसको नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, सुनेंगे, नोट डाउन करेंगे, देखेंगे, लेकिन अंडरस्टैंडिंग अभी नहीं आया है। ठीक है, अभी सिर्फ मैम ने बताया है कि क्या पढ़ेंगे, डेफिनेशन क्या है, स्पेसिफिक फैक्ट्स क्या है। देखिए यहाँ पे 3 तरह की नॉलेज है। नॉलेज ऑफ स्पेसिफिक्स, जिसमें आपका आ जाएगा टर्मिनोलॉजी, स्पेसिफिक फैक्ट्स। उसके बाद नॉलेज ऑफ वेज एंड मीन्स ऑफ डीलिंग विद स्पेसिफिक्स, ट्रेंड, सीक्वेंसेस, क्लासिफिकेशंस, कैटेगरीज। उसके बाद
knowledge of the universal and abstractions in a field, principles, generalization, theories and structures. ठीक है, मतलब आपका डेफिनेशन क्या है, उसके अंदर सब पार्ट्स क्या क्या अगर कुछ है तो वो बताएंगे, कैटेगरीज बताएंगे और एक जनरलाइजेशन बता देंगे कि ये फार्मूला हम डिराइव करने वाले हैं, ये आपको समझाने वाले हैं. ठीक है, तो ये आ जाएगा नॉलेज के अंदर. उसके बाद आएगा कॉम्प्रीहेंशन. अब कॉम्प्रीहेंशन में बच्चों का अंडरस्टैंडिंग की तरफ ले जाएंगे कि एक्चुअल में वो है क्या, उससे उनको क्या समझ में आता है. Comprehension involves demonstrating an understanding of facts and ideas by organizing, summarizing, translating, generalizing, giving descriptions and stating the main ideas. ठीक है, उनको चीज़ों को समझाने की कोशिश करेंगे. कोई भी डेफिनेशन उनको बताई है, कोई फैक्ट्स हैं, कोई आइडियाज़ हैं, उनको ट्रांसलेट करके या किसी चीज़ की हेल्प से, किसी एड की हेल्प से उनको समझाने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअल में वो चीज़ है क्या. उसके बाद बच्चों का एक बार अंडरस्टैंडिंग लेवल आ जाएगा. उसके बाद एप्लीकेशन, कि बच्चे उसको अप्लाई कैसे करेंगे. कोई फार्मूला है तो उसको अप्लाई कैसे करेंगे, कोई साइंस की एक्सपेरिमेंट है तो हम उसको कैसे डिफरेंट जगह पे अप्लाई कर सकते हैं. तो एप्लीकेशन आ जाएगा. एप्लीकेशन इन्वॉल्व्स यूजिंग एक्वायर्ड नॉलेज, सॉल्विंग प्रॉब्लम्स इन न्यू सिचुएशंस बाय अप्लाइंग एक्वायर्ड नॉलेज, फैक्ट्स, टेक्निक्स. Learners should be able to use prior knowledge to solve problems, identify connections and relationships and how they apply in new situations. ठीक है, आपको समझ में आ गया. लेकिन समझने के बाद जब तक आपको ये समझ में नहीं आएगा कि उसको अप्लाई कैसे करना है, तब तक समझने का कोई फ़ायदा नहीं है. ठीक है, तो एप्लीकेशन बच्चों को समझाना और समझ में आना बहुत ज़रूरी है. ठीक है, नॉलेज हो गया, कॉम्प्रिहेंशन हो गया, उसके बाद एप्लीकेशन हो गया. फिर एनालाइज करेंगे हमने जो भी काम किया है वो सीक्वेंस में किया है, किस तरह से किया है, उसका क्या परिणाम है. वो चीज़ों को हम तोड़ के एक एक चीज़ों को ब्रेक करके हम उसको एनालाइज करेंगे. ठीक है, उसके बाद सिंथेसिस. सिंथेसिस इन्वॉल्व्स बिल्डिंग अ स्ट्रक्चर और पैटर्न्स फ्रॉम डाइवर्स एलिमेंट्स. इट ऑल्सो रेफर्स टू द एक्ट ऑफ पुटिंग पार्ट्स टुगेदर टू फॉर्म अ होल. ठीक है, अब हमें समझ में आ गया. हम जो भी पढ़ रहे हैं, हमें डेफिनेशन पता है, हमें उसका मतलब पता है, हमें उसका एप्लीकेशन पता है, हमने एनालाइज भी कर लिया डिफरेंट पार्ट्स को. तो अब हम खुद से कुछ नया क्रिएट करेंगे. ठीक है, हमें चीज़ों का मतलब समझ में आ गया, हमें फार्मूला समझ में आ गया, तो अब वो लेवल आ जाएगा कि हम खुद से चीज़ों को क्रिएट कर सकें. और उसके बाद लास्ट में है एवोल्यूशन, जो ब्लूम ने दिया था. लेकिन रिवाइज्ड टेक्सोनॉमी में क्रिएशन सबसे बाद में है, एवोल्यूशन पहले है. एवोल्यूशन में हम क्या करेंगे, इट इन्वॉल्व्स चेकिंग द होल थिंग. जो भी हमने किया है उसको चेक करना, उस पर जजमेंट देना, उस पर अगर कुछ कमियां हैं या कुछ सुधार कर सकते हैं, उन सब चीज़ों पे वर्क करना. ठीक है, एवोलेट करेंगे अपने आप को. इसके बाद आ जाती है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, कॉग्निटिव डोमेन. उसके बाद आता है अफेक्टिव डोमेन, जो कि है इमोशन बेस्ड, कि हम डिफरेंट फीलिंग्स में, डिफरेंट इमोशंस में हम कैसे रिएक्ट करेंगे. Skills in the affective domain describes the way people react emotionally and their ability to feel other living things, pain or joy. There are 5 levels in the affective domain, moving through the lowest order to the highest. ठीक है, सिंपल है, वही है जैसे कॉग्निटिव में लोअर लेवल से हाईएस्ट लेवल तक गई थी हमारी हायरार्की, अफेक्टिव में भी लोएस्ट से हायर लेवल तक जाएगी. सबसे पहला क्या है, रिसीविंग. बहुत सिंपल है. उसी तरीके से आप जोड़ के देखिए, जैसे हम क्लास में बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो पढ़ाने के बाद बच्चे जब जैसे ही हम कोई डेफिनेशन बताते हैं या कोई चीज़ समझा रहे हैं, तो बच्चे क्या कर रहे हैं, उसको एक्वायर कर रहे हैं, उसको रिसीव कर रहे हैं. हम कुछ बोल रहे हैं, बच्चे उसको सुन रहे हैं, तो बच्चे रिसीव कर रहे हैं, या देख रहे हैं तो रिसीव कर रहे हैं. द लोएस्ट लेवल द स्टूडेंट पैसिवली पेज अटेंशन. विदाउट दिस लेवल नो लर्निंग कैन अकर. रिसीविंग इज़ अबाउट द स्टूडेंट्स मेमोरी एंड रिकग्निशन एज वेल. ठीक है, बच्चे सबसे पहले क्या करेंगे, अटेंशन से टीचर को सुनेंगे, उसको रिसीव करेंगे. ठीक है, अपनी मेमोरी में बिठाएंगे उसको, तो ये रिसीविंग लेवल में आ जाएगा. उसके बाद है रिस्पॉन्डिंग. रिसीव करने के बाद बच्चा क्या करेगा, रिस्पॉन्ड करेगा. या तो उसको समझ में आया है या नहीं आया. ठीक है, अपने लेवल पे बच्चा रिस्पॉन्ड करेगा. द स्टूडेंट एक्टिवली पार्टिसिपेट्स इन द लर्निंग प्रोसेस, not only attends to a stimulus, the student also reacts in some way. ठीक है, डिफरेंट तरीके से बच्चे रिएक्ट करेंगे. समझ में आया है तो
डिफरेंट तरीके से रिएक्ट करेंगे, समझ में नहीं आया तो अलग तरह से रिएक्ट करेंगे, या टीचर अगर कोई क्वेश्चन पुट करता है तो अलग तरह से रिएक्ट करेंगे। तो रिसीविंग के बाद आपका आ जाएगा रिस्पॉन्डिंग, उसके बाद आ जाएगा वैल्यूइंग। ठीक है, आपने कोई चीज़ आपको रिसीव करी है, आपने पढ़ी है या कहीं देखी है, उसके बाद आप उसकी वैल्यू देंगे कि वो चीज़ जो आपने पढ़ी है उसकी क्या वैल्यू है। जैसे कोई इंपॉर्टेंट चीज़ कभी हम टीचर हमको पढ़ाता है या कोई ऐसी हम इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ते हैं तो हमको लगता है यार ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है और ये हमें लाइफ में बहुत काम आएगा, तो हमने उसकी वैल्यू बहुत बढ़ा दी और उसको अच्छे से याद करने की कोशिश करें कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें ज़िंदगी भर काम आएगा। कोई चीज़ ऐसी आप यूजुअली रीड करते हैं, यूजुअली देखते हैं, उसको आप इतना इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। तो वैल्यूइंग आता है आप किस चीज़ को कितने इंपॉर्टेंस देते हैं अपने माइंड में। ठीक है, उसके बाद आता है ऑर्गेनाइजिंग। द स्टूडेंट कैन पुट टुगेदर डिफरेंट वैल्यूज, इंफॉर्मेशन एंड आइडियाज एंड कैन अकोमोडेट दैम विद हिज हर ओन स्कीमा। जब आप चीज़ों को दिमाग में बिठाने लगते हैं तो आप ऑर्गेनाइज करते हैं। जैसे आज आपने कोई चीज़ पढ़ी है, कल को आप कोई और चीज़ पढ़ते हैं तो आप रिलेट करने लगते हैं कि हाँ मैंने इससे रिलेटेड कल भी कुछ पढ़ा था या एक महीने पहले कुछ पढ़ा था। तो आप चीज़ों को रिलेट करके अपने दिमाग में उसको रखने की कोशिश करते हैं। जैसे कि मैंने पहले भी एक पढ़ाया था, आपको याद होगा, एसिमिलेशन और अकोमोडेशन। वो हमारे स्कीमाज में चीज़ें, हमारे दिमाग में चीज़ें इकट्ठी होती रहती है, या तो एसिमिलेट होगी या कोई नई चीज़ हमें दिखाई देती है तो हम उसको ब्रेन में अकोमोडेट करते हैं। ठीक है, ऑर्गेनाइजिंग के बाद हो जाएगा करेक्टराइजिंग। द स्टूडेंट एट दिस लेवल ट्राइज टू बिल्ड अब्स्ट्रैक्ट नॉलेज। ठीक है, अभी चीज़ें हमारे दिमाग में इकट्ठी हो रही हैं, हमें काफ़ी चीज़ों का पता लग रहा है। उसके बाद जैसे जैसे थोड़ा हायर लेवल आने लगता है हमारे माइंड का, मैच्योरिटी आने लगती है, तो हमारे अंदर अब्स्ट्रैक्ट नॉलेज आ जाती है। मतलब हम चीज़ों को देखे बिना अपने दिमाग में ही सोच के हम चीज़ों को कैलकुलेट करने लगते हैं, या कोई थ्योरम है, कोई चीज़ें हैं, वो हम मैनुअली, हमें करने की ज़रूरत नहीं है, हम दिमाग में ही उसको, मतलब एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज का मतलब है कि हमारे सामने नहीं है बट हम उसको सोच करके उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, तो एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज आ जाता है। तो ये हो गया इसका सबसे हाईएस्ट करेक्टराइजिंग। अफेक्टिव डोमेन के ये 5 आपके लेवल्स थे। उसके बाद आ जाता है लास्ट साइकोमोटर डोमेन। उसके बाद आ जाता है साइकोमोटर डोमेन। द साइकोमोटर डोमेन इंक्लूड्स फिजिकल मूवमेंट, कोऑर्डिनेशन एंड यूज़ ऑफ द मोटर स्किल एरियाज। ठीक है, साइकोमोटर डोमेन के अंदर क्या क्या है, फिजिकल मूवमेंट भी है, आपका कोऑर्डिनेशन भी है, आपका ब्रेन भी यूज़ हो रहा है, आप किस तरह से मूवमेंट कर रहे हैं, कोऑर्डिनेशन में कर रहे हैं। आपके मोटर स्किल तभी सही से काम करेंगे अगर आपके ब्रेन और आपकी मूवमेंट कोऑर्डिनेशन में काम करेगा। ठीक है, तो ब्लूम एंड हिज कलीग्स नेवर क्रिएटेड सब कैटेगरीज फॉर स्किल्स इन द साइकोमोटर डोमेन, बट सिंस देन अदर एजुकेटर्स हैव क्रिएटेड देयर ओन साइकोमोटर टेक्सोनॉमीज। ठीक है, ब्लूम ने इसकी सब कैटेगरीज नहीं दी थी, बट कुछ और एजुकेटर्स थे जिन्होंने साइकोमोटर डोमेन की सब कैटेगरीज दी थी, और ओवर द ईयर्स ये भी रिवाइज होती गई हैं। बट मेन जो जिस्ट है वो सेम ही है। जो सबसे फेमस है वो है डेव्स साइकोमोटर डोमेन, एंड इट इज़ द मोस्ट रेफरेंस्ड एंड कॉमनली यूज साइकोमोटर डोमेन। तो डेव की साइकोमोटर डोमेन हम डिस्कस करेंगे, जो सबसे ईजी है, सबसे कॉमन है। सबसे पहला है इमिटेशन, ऑब्जर्विंग एंड पैटर्निंग बिहेवियर आफ्टर समवन एल्स, परफॉर्मेंस मे बी ऑफ लो क्वालिटी। इमिटेशन से आप सबको समझ में होगा, इमिटेशन का मतलब है नकल करके उसको कॉपी करना। नकल करके कोई दूसरा आपके सामने कर रहा है, उसको देख के आप कॉपी कर रहे हैं, उसको इमिटेट कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले बच्चा कैसे सीखता है, अपने माँ बाप से बच्चा पैदा होता है, वो इमिटेट करता है। अपने बड़ों को लैंग्वेज कैसे सीखता है, उठने बैठने का, चलने का सब तरीका कैसे सीखता है, इमिटेट करके सीखता है। ठीक है, हम भी अगर कोई चीज़ सीखते हैं तो पहले हम देखते हैं, इमिटेट करते हैं, उसको कॉपी करते हैं। तो इमिटेट उन्होंने अपने साइकोमोटर डोमेन में भी एक हायरार्की है, जिसमें सबसे लोअर लेवल आ जाता है इमिटेशन। इमिटेशन के बाद आ जाएगा मैनिपुलेशन, being able to perform certain actions by following instructions and practicing. Example, creating work on one's own after taking lessons or reading about it. अभी imitate करके हम खुद से करने की कोशिश करते हैं। एक बार हमने देख लिया, हमें इंस्ट्रक्शंस पता लग गए, हमें तरीका एक पता लग गया, उसके बाद हम खुद से करने की कोशिश करते हैं। लाइक हम
यूट्यूब में कोई भी चीज़ देखते हैं, कोई रेसिपी देखते हैं या किसी भी चीज़ को बनाने का कोई तरीका देखते हैं, उसके बाद देखने के बाद हम उसी स्टेप्स को फॉलो करके हम खुद से प्रिपेयर करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, मैनिपुलेशन आ जाएगा। उसके बाद प्रिसीजन, एक बार हम बनाएंगे, हम गलती करेंगे, दोबारा देखेंगे, फिर बनाएंगे, गलती करेंगे, दोबारा देखेंगे, तो धीरे धीरे प्रिसीजन आने में लगता है, मतलब एक्यूरेसी आने लगती है। इंडिपेंडेंटली परफॉर्म द स्किल और प्रोड्यूस द प्रोडक्ट विद एक्यूरेसी, प्रपोर्शन एंड एग्जैक्टनेस। धीरे धीरे हम एक्सपर्ट लेवल तक पहुंचने लगते हैं और बहुत ही फ्यू एरर्स या फिर ना के बराबर एरर्स रह जाती हैं। प्रिसीजन के बाद आ जाएगा आर्टिकुलेशन। इट रिक्वायर्स द डिस्प्ले ऑफ कोऑर्डिनेशन ऑफ ए सीरीज ऑफ रिलेटेड एक्ट्स। अभी क्या होता है कि एक तरह से आर्ट हमारे अंदर आने लगता है। जैसे हम कोई कुक कर रहे हैं तो हमें इतनी बार हमारे जितने भी सीक्वेंस हैं, हमारे हाथ, हमारा दिमाग, हमारी आइज़, सब चीज़ों को हम कोऑर्डिनेशन में काम कर रहे हैं। हमारे सारे सेंसेस कोऑर्डिनेशन में काम कर रहे हैं और हमें कुछ ज़्यादा एफर्ट्स नहीं डालने पड़ रहे हैं कि साथ साथ हमें कितना मेजर लेना है, हमें कितना कुक करना है, या मान लो अगर हम साइकिलिंग सीख रहे हैं, स्विमिंग सीख रहे हैं, तो हमारा वो लेवल आ जाता है कि हमारे सारे सेंसेस बिल्कुल ही कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं और हम फ्रीली एक आर्टिस्ट की तरह उस चीज़ को परफॉर्म करते हैं। ठीक है, चाहे आप आर्ट से रिलेटेड कोई चीज़ ले लीजिए, कुकरी से रिलेटेड ले लीजिए, या फिर गेम से रिलेटेड कोई भी चीज़ ले लीजिए, कोई भी चीज़ हम सीखते हैं, धीरे धीरे हमारा एक्सपर्ट लेवल आने लगता है। उसके बाद हम एकदम उस चीज़ में महारत हासिल कर लेते हैं कि अब हमें कहीं भी ऐसा नहीं है कि हमें बहुत ध्यान लगा के करना पड़ रहा है, हम फ्रीली उस चीज़ को कर लेते हैं। उसके बाद आ जाता है नेचुरलाइजेशन, हैविंग हाई लेवल ऑफ परफॉर्मेंस। अभी वो चीज़ क्या है, हमारे दिमाग में एक तरह से फीड हो गई, वो प्रोग्राम फीड हो गया हमारे दिमाग में। अभी हमें कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं, हम एकदम नेचुरल तरीके से वो कर रहे हैं। हम स्विमिंग कर रहे हैं, हम साइकिलिंग कर रहे हैं, हमें कहीं भी देखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमें पता है हम एक्सपर्ट हैं उस चीज़ में। कहाँ पे कितना मोड़ना है, ड्राइविंग कर रहे हैं तो कितना गियर देना है, कहाँ पे क्लच देना है, तो वो बिल्कुल नेचुरल तरीके से हमारे अंदर आना लगता है। हमें मतलब अपने आप ही अकॉर्डिंगली हमारी बॉडी मूव करने लगती है। हमें सोचना नहीं पड़ता कि अब ऐसे करना है या ऐसे करना है। नेचुरली एक फ्लो में अपने आप हमारी बॉडी मूव करने लगती है, क्योंकि हम हैबिचुअल हो जाते हैं उस चीज़ के। तो वो आ जाता है नेचुरलाइजेशन। ठीक है, तो ये 5 लेवल थे साइकोमोटर डोमेन के। आई होप आपको तीनों डोमेन्स समझ में आ गए होंगे। मैंने कोशिश की है कि बहुत ही ईजी से ईजी लैंग्वेज में आपके लिए नोट्स लेकर आऊँ और ईजी से ईजी लैंग्वेज में आपको बता सकूँ। इसके अलावा अगर कुछ है जो आपको नहीं समझ में आया, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए, और जल्द ही मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।